ठीक है, तो ये बजट का बेसिक हो गया, आप लोग समझ गए बजट क्या है, कैसे बनता है और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का क्या प्रोविज़न है, ये सब जान गए आप। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बजट में, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट, यानी बजट के घटक, है ना। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और इससे कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे पूछते हैं, बजट के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो देखो, बजट में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं। बताया मैंने कि बजट है क्या, कि गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का, पेमेंट का एक स्टेटमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि आने वाले फिनेंशियल ईयर में हमें कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा और कहाँ कहाँ हम कितना कितना पैसा किस किस सेक्टर में खर्च करने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड होता है। ये बता दिया कि बजट सिर्फ होता तो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के लिए है, लेकिन उसमें करंट फिनेंशियल ईयर और प्रीवियस फिनेंशियल ईयर यानी चालू वित्तीय वर्ष और विगत वित्तीय वर्ष, उसके बारे में भी कुछ बातें होती है। ये आप लोग जान गए हैं, उसको फिर यहाँ मैं आपको समझाने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं है ना। जो लोग नहीं जानते हैं वो बाद में इसको देख लेंगे और उसको आपको तो रिकॉर्डिंग भी मिल ही जाता है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो डाउट होगा मेरे से आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। तो बजट जो है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का, यानी प्राप्तियों और जो व्यय है उसका एक लेखा जोखा है, उसका एक ब्यौरा है। तो बजट में दो चीजें होती हैं, एक होता है सार्वजनिक प्राप्तियां और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय। इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक रिसीट्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब इसको पब्लिक रिसीट्स क्यों कहते हैं, सार्वजनिक प्राप्तियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोगों से ही पैसा आता है। गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से? लोगों से आते हैं। बोरोइंग जो गवर्नमेंट करती है वो भी लोगों से करती है, एलियन से तो करती नहीं है, स्पेस से तो करती नहीं है। चाहे इंटरनल सोर्सेज से करे, चाहे एक्सटर्नल सोर्सेज से करे, देश से करे चाहे विदेश से करे, करती तो है लोगों से ही। तो उसे पब्लिक रिसीट्स कहते हैं, सार्वजनिक प्राप्तियां कहते हैं। और क्योंकि वो लोगों के लिए ही सरकार प्राप्तियां कर रही है, लोगों पे ही खर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए उसको पब्लिक रिसीट्स या सार्वजनिक प्राप्तियां करते हैं। और सरकार खर्चा कहाँ करती है? लोगों पे ही करती है, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, पॉवर्टी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, पुलिस पर, सब जगह खर्चा करती है, प्रशासनिक पर व्यय करती है गवर्नमेंट, है ना, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, सारा व्यय करती है। तो व्यय भी लोगों के लिए होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय कहते हैं, ठीक है। अब जो प्राप्तियां और व्यय जो होते हैं ये दो दो प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक प्राप्तियों की बात करो, दो प्रकार की होती है, एक राजस्व प्राप्ति होती है और एक पूंजी प्राप्ति होती है। इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरे को कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। और व्यय भी जो दो प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी प्राप्तियां और व्यय के दो पार्ट हो गए, दोनों को हमने ये नाम दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। अब इसी को जानना है कि ये चारों चीजें होती क्या है, और ये चारों समझ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, बहुत सारी चीजें जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस पे बार बार निरंतर क्वेश्चन पूछता है आईएएस में, पीसीएस में, सब जगह। हाँ ठीक है, आपका डाउट जो है मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो अभी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए, क्लास के बाद पूछिए, क्लास में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको मौका दूंगा पूछने का, आप पूछ सकते हैं। पहले आप समझ लो एक बार कि क्या क्या चीजें, फिर आप समझ जाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, अलग से उसको हमें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले हम प्राप्तियों की बात करते हैं। प्राप्तियां दो प्रकार की हो गई, बता दिया मैंने। अब प्राप्तियों को समझने से पहले एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, और वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी कि प्राप्तियां या रिसीट्स होते क्या हैं। जैसे मैं पूछूं कि आपके घर में, आपकी फैमिली में पैसे कहां कहां से आते हैं? पैसे, कमाई नहीं, मतलब सिर्फ कमाई नहीं, पैसे कहां कहां से आएंगे? लीगल सोर्स से, इलीगल सोर्स नहीं। रिश्वत लेकर की बात नहीं कर रहा हूं, स्मगलिंग करके की बात नहीं कर रहा हूं। अब मुझे पूरा विश्वास आपके घर में सब चीजें नहीं आती होंगी, लेकिन मैं उसकी बात, इलीगल सोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूं, अवैध कमाई की बात नहीं कर रहा हूं। वैध तरीके से लीगली आपके घर में पैसे कहां कहां से आते हैं? तो मेरे ख्याल में 4-5 सोर्सेज है। पहला, कोई आप घर में जॉब करते हैं लोग, आपके फैमिली मेंबर, जॉब करने की सैलरी मिलती है, वहां से पैसा आ गया। दूसरा, आपने कोई व्यवसाय किया है, व्यवसाय से पैसा आ गया। आपने कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई गई है, उससे आपको प्रॉफिट हुआ, वो पैसा आ गया। आप खेती करते हैं, उससे उपज होती है, उससे पैसा आ गया।
कहीं निवेश किए हैं, कहीं लोन वगैरह पे पैसे दिए हैं, या शेयर मार्केट पे पैसे लगाए हैं, उस पर आपको ब्याज मिल गया, लाभांश मिल गया, डिविडेंड मिल गया। जानते हैं ये सब पढ़ाया गया आपको, है ना। या आपने कहीं से उधारी ली, बोरोइंग किया, कर्जा लिया, वो भी पैसा आता है। या आपने कोई संपत्ति बेची, उससे भी पैसा आता है। कोई आपका मकान है, कोई आपका फ्लैट है, कोई आपकी जमीन है, कोई आपके कार हैं जिनको आपने बेच दिया, उससे ही पैसे आते हैं। हम पैसे आने की बात कर रहे हैं, लाभ कमाने की बात नहीं कर रहे हैं। पैसे कहां कहां से आए? या आपको कहीं से गिफ्ट मिला, कहीं से कुछ सहायता मिली, कहीं से दान मिला, उससे पैसे आ गए। यानी जैसे आपकी फैमिली में कई जगह से पैसे आते हैं, कई स्रोतों से पैसे आते हैं, उसी प्रकार कंट्री के पास भी कई स्रोतों से पैसे आते हैं। अब इसमें किसे हम राजस्व प्राप्ति कहेंगे और किसे हम पूंजी प्राप्ति कहेंगे, यानी किसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे और किसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, ये समझ जाते हैं। तो एक लाइन में अगर कहूं मैं, तो जिस पैसे को, जो पैसा आपके घर में आया, जिस पैसे को आपको चुकाना नहीं है, वापस नहीं करना है, जो आपकी कमाई है, आपकी अर्निंग है, वो सारे पैसे राजस्व प्राप्तियां होती हैं। और जिन पैसे को आपको चुकाना है या जिसके लिए आपने अपनी संपत्ति बेच दी है, वो पैसे पूंजी प्राप्तियां होती हैं। यानी जो आपने सैलरी से कमाया, जो व्यवसाय करके कमाया, जो खेती से कमाया, जो कोई निवेश करके कमाया, वो सारे पैसे क्या हैं? राजस्व प्राप्तियां हैं। और जो पैसे आपने या तो कर्जा लिया है किसी से, या आपने कोई संपत्ति बेची है, वो सारे पैसे आपके पूंजी प्राप्तियां हैं। इसी प्रकार अगर देश की बात मैं करूं, अगर मैं कंट्री की बात करूं, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? वैसी प्राप्तियां जो न तो सरकार के देयता में, देयता मतलब लायबिलिटी, कर्जे, इंग्लिश में इसको लायबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो चिंता ना करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को कि कई बार टर्म आएगा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इंग्लिश वाले लोगों को भी और हिंदी वालों को तो यहाँ मिल ही रहा है। जो चीज़ें आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो आपको भी अलग से पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, है ना। तो वैसी सार्वजनिक प्राप्तियां जो कि या तो न तो सरकार के देयता मतलब कर्जे में वृद्धि करती है, और न ही सरकार के संपत्तियों में कमी करती है। यही सरकार की एक कमाई होती है, जो सरकार न तो कोई संपत्ति बेच के लेती है और न ही सरकार कोई कर्जा लेती है, बल्कि सरकार की दैनिक गतिविधियों की कमाई होती है। सरकार भी कमाती है ना भाई, कैसे कमाती है? तो कर से कमाती है। सरकार को कई प्रकार के कर होते हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, सब पढ़ेंगे हम लोग। टैक्स पढ़ना, अभी टैक्स पढ़ाया नहीं, आप लोगों को टैक्स पढ़ाऊंगा। तो निश्चित तौर पर ये सारे क्या है? कर प्राप्तियां हैं, है ना। इसी तरह सरकार कई प्रकार के फीस लेती है, जानते हैं। कई प्रकार के फाइन होते हैं, आप लोग तो खूब फाइन देते हैं ट्रैफिक पुलिस को, कई जगह सरकार को फाइन मिलता है। उसी प्रकार सरकार भी कहीं पैसा लगाती है, सरकार को ब्याज मिलता है। सरकार ब्याज देती भी है, वो ब्याज में पढ़ेंगे आप, लेकिन सरकार को ब्याज मिलता भी है। सरकार ने जो भी ऋण वगैरह दिया है, सरकार ने जो भी चीजें दी हैं, उस पर सरकार को ब्याज मिलेगा, तो भी प्राप्ति है। और सरकारी कंपनियों के लाभांश होते हैं, सरकार की कंपनियां भी हैं, आपने सुना होगा महारत्ना, नवरत्ना, मीरत्ना, और भी कंपनियां सरकार की हैं। ये सब कंपनियां लाभ कमाती हैं, और सरकार भी कहीं निवेश करती हैं, सरकार को भी उन पे लाभ की कमाई होती है, लाभांश कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो सरकार को ये ऐसे पैसे हैं जो न तो सरकार को चुकाना है और न इसके लिए सरकार की किसी संपत्ति में कमी हुई है। ये सरकार की कमाई है, जो सरकार का अपना होता है। तो जो अपना होता है इसको दोबारा पे नहीं करना है, या जिसके लिए कोई संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, वो सारे राजस्व प्राप्तियां होती हैं। तो राजस्व प्राप्तियां मुख्यतः दो प्रकार की हो गई, एक कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, और एक हो गया गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ध्यान रखिएगा इसको। यानी ये ऐसे चीजें होती हैं जो कि न तो सरकार के देयता में वृद्धि करती है और न ही सरकार के संपत्तियों में कमी करती है। तो कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर भी दो प्रकार के हो गए, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, जो कि आप लोग बाद में जानेंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे आप लोगों में से, पहले से पढ़ के बैठ के होंगे। तो ये चीजें राजस्व प्राप्तियां होंगी। और सरकार के जितना राजस्व प्राप्ति बढ़े ना, उतना ही देश के लिए अच्छा है, क्योंकि कमाई है।
ये कर्जा वर्जा नहीं है, संपत्ति बेच के नहीं है। इसलिए इसको बढ़ाने का सरकार लगातार प्रयास करती है और इस सरकार में लगातार जीएसटी बढ़ रहा है, हर महीने जीएसटी पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार की कर राजस्व की कमाई बढ़ रही है, इसे हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। सेकेंड हमारा होता है क्या, पूंजी प्राप्तियां। तो क्या कहा मैंने कि वैसी प्राप्तियां जो वहां बताया था कि जो पैसे आपके कर्जे में वृद्धि ना करे और संपत्ति को बेचे ना, राजस्व प्राप्तियां हो गया। और जो पैसा या तो सरकार के देयता में वृद्धि करती है, देयता मतलब लायबिलिटी बताया मैंने, या सरकार के संपत्तियों में कमी करती है। यानी जो पैसे सरकार या तो कर्जा लेती है किसी से, समझ रहे हैं ना, कर्जा लेती है सरकार, सरकार भी बोरो करती है, सरकार खूब कर्जा लेती है, या सरकार कोई संपत्ति बेचती है। सरकार हमेशा संपत्ति बेचती रहती है। आपने सुना होगा विनिवेश, एलआईसी में के हिस्सा बेचा गया, एयर इंडिया को बेचा गया, है ना। तो इस प्रकार सरकार खासकर 1991 के बाद, 91 के बाद एलपीजी जो पढ़ाए हुए आप लोगों के एलपीजी में, उसमें क्या विनिवेश का टर्म बताया था। विनिवेश क्या है, तो सरकार संपत्ति अपनी बेचती है, उससे पैसा मिलता है। तो जो पैसे सरकार को या तो संपत्ति बेच के मिले या सरकार को कर्जे मिले, उसे हम पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजी प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। जैसे ऋण प्राप्ति, भविष्य निधि व एलआईसी में जब ये भी है। पीएफ सुना होगा नाम आप लोगों ने, पीएफ में पैसे करते हैं, पीएफ का अकाउंट नंबर होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे सरकारी क्षेत्र में काम करे, पीएफ का पैसा करता है। पीएफ पे चर्चा होगी बाद में, जब मैं संगठित असंगठित क्षेत्र पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा आपको पीएफ एक्चुअली होता क्या है। लेकिन पीएफ यह है कि जो भी एम्प्लॉय काम करता है तो एम्प्लॉय के सैलरी का कुछ परसेंटेज काट करके उतना पैसा एम्प्लॉय के सैलरी से भी कटेगा और उतना ही पैसा जहां वो काम कर रहा है, चाहे निजी क्षेत्र में चाहे सरकारी क्षेत्र में, वो उसका नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर जो है, वो देता है। जैसे मान लो कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो 15% मान लो उसका कटता है, तो 15% कितना हो गया, 3,000। तो वो आपके सैलरी से भी कटेगा और उतना ही पैसा जहां आप काम कर रहे हैं वो कंपनी का मालिक भी आपको देगा, या सरकार मालिक होगी, सरकार देगी। और ये पैसा आपके जाकर के पीएफ अकाउंट होगा, जैसे पैन होता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है, पीएफ अकाउंट होता है, उस पीएफ अकाउंट में जमा होता है। इसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड, हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। और वो पैसा आप चाहें तो उस पर निकाल सकते हैं, चाहे तो आप रिटायरमेंट के बाद लेंगे, चाहे आप जॉब छोड़ेंगे तब लेंगे, चाहे उस पर लोन भी ले सकते हैं। और उस पैसे पर गवर्नमेंट आपको ब्याज देती है, वो पैसा भी गवर्नमेंट पे कर्जा ही माना जाता है। इसीलिए भविष्य निधि में जो भी पैसा जमा है वो सरकार के ऊपर कर्जे माने जाते हैं, सरकार को उसको चुकाना होता है। ठीक है, उसी प्रकार होता है एलआईसी में जमा, भारतीय जीवन बीमा निगम, अब तो लिमिटेड हो गया है ना, तो वो उस पर अलग से चर्चा की जाएगी। तो जो भी एलआईसी में जमा है, तो एलआईसी पर सरकार का स्वामित्व है, तो वो पैसा सरकार को चुकाना ही कहीं ना कहीं, कि सरकार उस पैसे का खर्चा भी किए, तो वो भी आपके पूंजी प्राप्तियां में आती है। साथ ही विनिवेश जो होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार जब अपनी संपत्तियों को बेच करके जो पैसा लेती है उसे विनिवेश कहते हैं। ये टर्म सिर्फ सरकार के लिए इस्तेमाल होता है। तो निश्चित तौर पर ये सारी पूंजी प्राप्तियां होती हैं और ये सरकार को चुकाना होगा भविष्य में, या सरकार को इस पे संपत्ति में सरकार को क्या हो रही है, नुकसान हो रहा है ना। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों टर्म आप, ये राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां आप समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं व्यय की, बात करते हैं। तो जैसे प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, जैसे व्यय भी दो प्रकार के हो गए, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। अब फिर आपको एग्जाम्पल तो आपके घर का, कि आप खर्चे करते हैं महीना में, हर महीने खर्चे होते हैं घर में आपके, चाहे आपके कई टाइप के खर्चे आप करते हैं, महीना में भी चाहे साल में भी करते हैं। तो खर्चों को दो श्रेणी में समझते हैं। पहला कि आप खाने पीने पे खर्चा करते हैं, कपड़े पे खर्चा करते हैं, आप किसी से लोन लिए हैं उस पर ब्याज चुकाने पे खर्चा करते हैं, या आप लोन लिए हैं लोन चुकाते हैं, या आप कोई संपत्ति बनवाते हैं, नया मकान खरीदते हैं या नया मकान बनवाते हैं, या कोई जमीन खरीदते हैं, है ना। तो आप घर में भी कई प्रकार के खर्चे करते हैं, उसी प्रकार सरकार भी खर्चे करती है। तो खर्चों को भी दो पार्ट में बांटा गया है। अब उसको समझते हैं। जो खर्चे आप अपने डे टू डे के लिए करते हैं,
अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, चाहे खाना पीना, कपड़े, जूते चप्पल, दूध दही, बिजली बिल भरना, कार में पेट्रोल भरवाना, मोबाइल रिचार्ज करना, बच्चे हैं घर में ट्यूशन फीस देना, कोचिंग फीस देना, स्कूल फीस देना, ये सब क्या है? एक टाइप के खर्चे हैं। और एक टाइप खर्चा क्या हो गया कि जो आप कर्जा चुकाते हैं या जिससे आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, है ना। तो जो आप डे टू डे अपने जीवन जीने के लिए खर्चा करते हैं, जिससे आप ना तो कोई कर्जा चुकाते हैं और ना ही कोई संपत्ति खरीदते हैं, वो सारे राजस्व व्यय माने जाते हैं। ठीक है। और जो खर्चे आप या तो अपने कर्जे चुकाते हैं या अपने लिए कोई संपत्ति खरीदते हैं, वो क्या कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं पूंजी व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। अब इसको गवर्नमेंट के हिसाब से समझते हैं कि आखिर गवर्नमेंट क्या करती है। तो राजस्व व्यय वो हो गया जो न तो सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण करते हैं और न ही सरकार के देयता में कमी करते हैं। यानी ऐसे खर्चे जिससे न तो सरकार कोई संपत्ति बनाती है, सड़कें बनवाना, कॉलेज बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, सरकार बनाती है ना सब चीजें, राज्य सरकारें भी करती है, केंद्र सरकारें भी करती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, भारत सरकार की। तो जो खर्चे न तो सरकार जिससे कोई संपत्ति बनाती है और न ही सरकार अपने कर्जे चुकाती है, वो सारे खर्चे जो है राजस्व व्यय माने जाते हैं। ये देश को चलाने के लिए सरकार को करना होता है। जैसे वेतन भुगतान, सरकार के लाखों एम्प्लॉई हैं, उन सबको सरकार वेतन देती है। जैसे सब्सिडी, जैसे प्रशासनिक व्यय, सरकार को कई प्रकार के व्यय करने होते हैं, ऑफिसों को चलाने में, सुविधाओं को देने में, सेवाओं को देने में लोगों को, है ना। ब्याज भुगतान, सरकार ब्याज भुगतान करती है ना। अनुदान, सरकार ग्रांट्स देती है ना। यूजीसी को, यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स दिया जाता है, राज्य सरकारों को ग्रांट दिया जाता है। तो ये सारे पैसे जो हैं, इनसे सरकार कोई संपत्ति नहीं बना रही है, इनसे सरकार कोई कर्जा नहीं चुका रही है, ब्याज भुगतान कर रही है, कर्जा नहीं दे रही है। हाँ, ब्याज और कर्जा अलग हुआ ना भाई। कर्जा चुकाना तब तो लोन चुकेगा, ब्याज तो आपको देना है, अपने पैसे लिया उससे, क्या समझ रहे हैं? हाँ, ब्याज लास्ट में पूछ लेना आप लोग सब, जो डाउट होगा आपका लिखते रहो, अपने पेंसिल से लिख लो उस पर क्या क्या डाउट आपके हो रहे हैं। तो जो ब्याज भुगतान आप कर रहे हैं वो कर्जा चुकाना नहीं माना जाएगा, है ना। इसलिए ब्याज भुगतान, अनुदान देना, ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो कि देश को चलाने के लिए सरकार को करने होते हैं। इससे कोई संपत्ति नहीं बनती है और न इससे कोई कर्जा चुकता है, राजस्व व्यय कहते हैं। और ये देखो, अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कारगर होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अगर सैलरी नहीं दोगे तो काम नहीं होगा, सब्सिडी नहीं दोगे अगर किसानों को तो उपज में कम हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये भी कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा योगदान देते हैं, लेकिन इनका जो उद्देश्य माना जाता है कि सीधे तौर पर ये चीजों को, संपत्तियों को निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए राजस्व व्यय को हम गैर विकासात्मक मानते हैं, जनरली गैर विकासात्मक मानते हैं। यानी सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से ये नॉन डेवलपमेंटल होते हैं। वैसे इनके बिना सब बेकार है, लेकिन डायरेक्टली ये कोई चीज नहीं कर पाते हैं, विकास में योगदान नहीं दे पाते हैं। सब्सिडी क्यों देते हैं हम लोग? किसान हमारे कमजोर हैं, या एलपीजी पे से सब देते हैं सब्सिडी, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, एलईडी बल्ब पे देते हैं, सोलर पैनल पे देते हैं, बहुत सब्सिडियां हैं हमारे देश में। तो ये सब जो है ये गैर विकासात्मक माने जाते हैं, नॉन डेवलपमेंट माने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष तो ये भी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, जो मैंने बात पहले भी की आप लोगों के साथ। अब आ गया सेकंड, पूंजी व्यय। उसी का उल्टा हो गया, वैसे सार्वजनिक व्यय, वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो या तो सरकार के लिए संपत्तियों का निर्माण करते हैं या सरकार के देयता में कमी करते हैं। यानी वैसे सरकारी व्यय जो हैं, जो कि या तो सरकार के लिए कोई संपत्ति बनाए, जैसे सड़कें बनवाए, एक्सप्रेसवे बनवाए, हाईवे बनवाया, सरकार के लिए हॉस्पिटल बनवाया, यूनिवर्सिटी बनवाया, सरकारी बिल्डिंग बने, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये पूंजी व्यय में आएगा। या सरकार के कर्जे में चुका है, सरकार ने बहुत सारे कर्जे लिए है, देश के लोगों से भी लिए है, देश के बाहर से भी लिया है। तो ये सारे व्यय जो हैं वो माने जाते हैं क्या? पूंजी व्यय। सरकारी संपत्तियों का निर्माण, ऋणों का भुगतान, ये सब कहाँ पे आएंगे? ये पूंजी व्यय में आएंगे।
और ये जो है दोनों होते हैं, ये विकासात्मक डेवलपमेंटल और गैर विकासात्मक नॉन डेवलपमेंटल, ये दोनों होते हैं, ये दोनों टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों चीजें आती हैं। अब क्या क्या हो गया, ऐसे देख लो, समझ लो एग्जाम्पल देके, हाँ ध्यान से समझ लो। जैसे सरकार ने हाईवे बनवाया, एक्सप्रेसवे बनवाया, जिसपे बसें चलती हैं, लोग चलते हैं। सरकार ने कोई पोर्ट बनवाया, सरकार ने कोई एयरपोर्ट बनवाया, ये सब क्या हो गए, ये डेवलपमेंटल हो गए। लेकिन ध्यान रखो, अगर गवर्नमेंट ने सियाचिन में, कारगिल में, लद्दाख में ऐसे हाईवे बनवाए, ऐसी सड़कें बनवाई, ऐसे एयरपोर्ट बनवाए जो आर्मी के लिए हो रहे हैं, जो सेना के लिए हो रहे हैं, जिस पे सैन्य गतिविधियां हो रही हैं, आम आदमी के लिए नहीं है, वो चीजें जो हैं गैर विकासात्मक मानी जाती हैं, नॉन डेवलपमेंटल माने जाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर वो देश के उत्पादन में कोई योगदान नहीं दे रहा है। कंफ्यूजन मत रखिए इसमें, वो सीधे तौर पर नहीं दे रहा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप वहां पर कारगिल में, लद्दाख में और कश्मीर के इलाकों में अगर नहीं बनाएंगे, सियाचिन वगैरह में एयरपोर्ट और हाईवे, अगर सैनिक को वहां नहीं रखेंगे तो आपका सारा विकास रुक जाएगा, क्योंकि विदेशी आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। लद्दाख में आप नहीं करोगे तो अरुणाचल में आप नहीं करोगे, लोग पहुंच जाएंगे, विदेशी मुल्क के लोग आपके यहाँ, और आपकी सारी विकास गतिविधियां रुक जाएंगी। लेकिन इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में उसको माना जाता है कि नहीं, वो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से कोई डेवलपमेंटल योगदान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे मान लो आपने राफेल परचेज किया, टैंक परचेज किया, तो वो निश्चित तौर पर वो संपत्ति है, वो संपत्ति है आपके देश की, लेकिन वो संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो उत्पादन में योगदान नहीं दे रही है सीधे तौर पर, संपत्ति मानते हैं। जैसे आपके घर में बंदूक है, तो बंदूक जो है क्या है, एसेट है, लेकिन ऐसा संपत्ति है जो कि विकासात्मक नहीं दे रहा है। अगर आपने कार खरीदा है तो कार से आप तो कमा रहे हैं, मान लो अगर टैक्सी में चला रहे हैं तो विकासात्मक मानेंगे उसको। लेकिन आपने पिस्टल रखा है, बंदूक रखा है, लाखों रुपए खरीद करके, वो आपने सुरक्षा के लिए रखा है, उसका सीधे तौर पर आपके विकास में, परिवार के विकास में कोई योगदान नहीं माना जाता। उसी प्रकार देश के लिए भी माना जाता है कि सरकार जो सैन्य चीज़ें ठिकाने बनाती है, सैन्य उपकरण वगैरह खरीदती है, वो कहीं ना कहीं आपके विकासात्मक नहीं होती है। ठीक है, और अभी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा यही खर्चा कर रही है, पूंजी व्यय लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का आधारभूत संरचना पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान है, और आधारभूत संरचना जितना विकसित होगा उतनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और उतने ही ज़्यादा आपके देश में विकास होगा। तो लगातार गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, सार्वजनिक व्यय को, पूंजी व्यय को बढ़ा रही है, और पूंजी व्यय बढ़ने से देश में आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है, और इसके चलते विदेशी निवेश भी आएगा। जितना आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितना आपके पास आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके देश में आर्थिक गतिविधियां होंगी, आपके देश में इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपने ये चारों चीज़ों को समझा, और ये चारों टर्म जो है बड़े ही उपयोगी हैं। इस पर आपको जो भी क्लैरिटी नहीं होगी वो आप अभी क्लास के बाद मेरे से जो डिस्कशन आवर चलता है, सेशन हमारा, उसमें आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास में बीच बीच में पूछेंगे तो वो चीज़ें गड़बड़ होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अब एक चीज़ बोलूँ मैं यहाँ पर, एक टर्म पूछूं मैं, कहाँ पे आएगा, तब पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे आएगा। सरकार ने ऋण दिए थे और ऋणों की वसूली हो गई। ध्यान रखिएगा, सरकार ऋण लेती भी है और सरकार ऋण देती भी है। तो सरकार ने ऋण दिया था, सरकार ने अगर कर्जे दिए थे तो कहाँ पे आया था वो, दिए थे, सरकार ने दिया था, सरकार ने लिया नहीं था। सरकार ने कर्जा दिया तो क्या होगा, कहाँ पे आएगा वो किस व्यय में आएगा। अगर मैं सीधे यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे आ जाऊं, तो सरकार ने किसी को कर्ज दिया, सरकार ने कर्ज लिया, तो कर्ज लिया तो यहाँ पे पूंजी प्राप्तियां में आ गई, क्या आई ना। हाँ, सरकार ने कर्ज लिया तो कहाँ आ गई, पूंजी प्राप्तियां में आ गई, क्योंकि सरकार के देयता में वृद्धि हो रही है। सरकार ने कर्ज दिया तो कहाँ पे आएगा भाई, हम कर्जा किसी को देंगे तो क्या होगा, कमाई होगी हमारी, उस पर अर्निंग होगा, ब्याज मिलेगा। तो कर्जे का देना, किसी को लोन का देना हमारे लिए
संपत्ति हो जाती है, उसके लिए कर्ज है, इसको दिया उस पर कर्जा है, हमने कर्ज दिया उस पर कर्जा है, हमारे लिए संपत्ति हो गई क्योंकि उस कर्जे पे हमें ब्याज मिल रहा है, हमारी कमाई होती है। तो सरकार ने जो किसी को कर्ज दिया वो सरकार के लिए हो क्या गया, पूंजी व्यय हो गया, क्योंकि संपत्तियों का निर्माण हो गया, कर्जे पे सरकार को ऋण की प्राप्ति होगी और जो कमाई हो रही है तो सरकार के लिए वो संपत्ति हो गई। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था, समझ? हाँ बिल्कुल सही, वो सरकार के संपत्तियों के सरकार को कमाई हो रही है। अब मैंने क्या पूछा कि सरकार के दिए गए ऋणों की वसूली हो गई, सरकार ने ऋण दिया था वो उसकी वसूली हो गई, यानी सरकार ने किसी संस्था को, किसी भी देश को या किसी को भी लोन दिया था, राज्य को लोन दिया था, वो लोन वापस मिल गया, तो वो कहां पे आएगा, वो कहां पे आएगा? हाँ, देखो इसमें कंफ्यूजन मत करो, सरकार ने ऋण दिया तो संपत्ति का निर्माण हो गया, तो वो पूंजी व्यय हो गया, और सरकार के ऋणों की वसूली हो गई, यानी सरकार के संपत्ति में कमी हो गई। भाई ऋण वापस मिल गया ना, तब ब्याज मिलेगा सरकार को? नहीं मिलेगा ना, सरकार का ऋण वापस मिल गया, जब तक वो ऋण उसके पास था, राज्य के पास था, तब तक ब्याज मिल रहा था, तो संपत्ति था, और जैसे उस राज्य ने सरकार को पैसा वापस कर दिया तो सरकार के ऋणों की वापसी हो गई, सरकार के ऋण की वापसी हो गई, सरकार की ब्याज कमाई खत्म हो गई, सरकार के संपत्ति कम हो गई, और संपत्ति कम हो जाती है तो कहां पे आता है, वो पूंजी प्राप्तियां में आता है, यानी ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के संपत्ति को कम कर दे। संपत्ति सिर्फ ये मत समझना कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और ये सड़कें यही संपत्ति है सरकार के लिए, बल्कि आपने जो निवेश किया है शेयर मार्केट में, आपने निवेश किया है बैंकों में, वो भी संपत्ति है आपकी। इस सरकार भी निवेश करती है, सरकार भी किसी को ऋण देती है, तो अगर पैसा वापस आ गया, ऋणों की वसूली हो गई, तो सरकार की कमाई रुक गई, सरकार की ब्याज कम हो गए, और सरकार के लिए वो पूंजी प्राप्तियों में आएगा। ठीक है ना। अब जब हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद तो बताऊंगा कि सरकार को कहां कहां से कितना आता है। अभी डेटा पे बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब इससे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि ये 4 टर्म आप समझ गए तो चारों टर्म में क्या क्या चीजें हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो जो आप लोग पेंसिल पे नोट किए होंगे, जैसे ही क्लास हमारी ओवर होगी तो हम लोग आप उस पर चर्चा कर लेंगे अलग सेशन बना करके, ताकि आप उसको क्लैरिटी अपना कर ले, क्योंकि आपके डाउट जो है आप मेरे से ही पूछोगे और कहाँ से पूछोगे, है ना, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है ना, आप डाउट रखे रहिए, मैं बता दूंगा इसको।